हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 16 जो है जल एक बहुमूल्य संसाधन, यानी कि जल क्या है, एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है। इस चैप्टर में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे जल के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी देखेंगे जल का जो सोर्स है वो कहाँ से होता है, और बहुत सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज जल के बारे में। सबसे पहला आता है जल का इंट्रोडक्शन कि जल क्या है। तो आप देखेंगे जल क्या है, जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे कि जब आपने फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। पेड़ क्या है, पेड़ भी क्या है, प्राकृतिक संपदा है, यानी कि जो प्रकृति की जो संपदा है उससे प्राप्त होने वाले जो भी संसाधन है आप उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसे ही जल क्या है, जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आप देखेंगे सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये बात हम जानते हैं कि जो जल है, जल सभी सजीवों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जल का जो यूज़ है वो बहुत सारी प्रोसेस में होता है, जैसे बहुत सारी क्रियाओं में होता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा कि आपने पाचन के बारे में पढ़ा, आपने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, तो इन सभी क्रियाओं में क्या होता है, पानी की उपयोगिता होती है। वहीं अगर आप बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में क्या होता है, में जो फोटोसिंथेसिस होती है, जिस क्रिया के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो भोजन के निर्माण में सबसे जो इम्पोर्टेंट तत्व आपने पढ़े थे, 4 तत्वों के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश था। तो फोटोसिंथेसिस तभी हो सकता है जब ये चारों ही तत्व क्या हो, प्लांट में उपलब्ध हो। तो आपने देखा कि जो पानी की जो उपलब्धता है, पानी का जो उपयोग है वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा। यदि पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होता है तो क्या होगा, धीरे धीरे जो प्लांट होंगे वो मरने लग जाएंगे। और आपने पढ़ा था कि जो हमारे जो भोजन का मुख्य स्रोत या मुख्य सोर्स जो है वो क्या है, प्लांट से, क्योंकि आप प्लांट से ही अपने जो भी फूड मटेरियल होता है उसे कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट क्या है, सभी सजीवों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा चाहे कोई एनिमल्स हो, तो चाहे कोई भी सूक्ष्म जीव हो या फिर कोई बड़ा प्राणी हो, सभी जो होते हैं, सभी की चयापचय गतिविधियों को कौन रेगुलेट करता है, पानी रेगुलेट करता है। अब आया एक नया वर्ड, चयापचय। चयापचय क्या होता है, जो भी आपके शरीर में जितनी भी प्रोसेस हो रही है, जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो क्या हो, पाचन हो, इन सभी क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, चयापचय कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो भी आपके बॉडी में रिएक्शन हो रही है उसके लिए क्या है, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। अर्थात पानी क्या करता है, आपकी चयापचय क्रियाओं को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए क्या है, पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप एक डाटा देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का यूज़ करता है। यानी कि ये जो डाटा आपको दिया गया है ये एक इंसान का दिया गया है कि एक इंसान एक दिन में कितना पानी यूज़ करता है, 600 से 700 लीटर। ये आपको ये डाटा याद रखना है क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आपको पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में कितना पानी यूज करता है, तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 600 से 700 लीटर। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को देखें, जब हमने जीवन की बात की थी, अगर हम अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्या होगा। आप सोचिए और आप बताइए कि जो जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके ज़िंदा रहने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए। तो आपके माइंड में सबसे पहला जो आंसर आएगा वो आएगा ऑक्सीजन का, यानी कि ऑक्सीजन के बिना आप कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा यदि मैं कहूँ कि ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे भोजन, कि भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। परंतु भोजन के बिना क्या होता है, कुछ दिन तक हम जीवित रह सकते हैं। यानी कि अगर कुछ दिन तक आप भोजन नहीं भी करते हैं और आपको ऑक्सीजन मिल रही है तो आप क्या हो सकता है, आप कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं।
वहीं अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन और भोजन के अतिरिक्त आप बताइए कि वो कौन सी चीज़ें जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा जल, यानी कि पानी। पानी के बिना क्या है, हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपका तो हमें हर एक सेकंड चाहिए होती है। तो जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। पहला आपने देखा जो ऑक्सीजन होता है, सेकंड आपने जल के बारे में देखा, और थर्ड आपने देखा कि जो भोजन होता है वो हमारे जीवित रहने के लिए क्या है, हमारे जीवित रहने के मूल आधार है। तो आपके पास यदि क्वेश्चन आता है कि हमारे जीवित रहने के कितने मूल आधार है, तो आप कहेंगे 3 आधार हैं, जिसमें ऑक्सीजन, जल और भोजन की आपने बात की। तो ये था कि जल का एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि जल क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप और हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में पानी का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब से आप सुबह उठते हैं और जब आप सोते हैं, तो इस बीच में आप काम उसके अलावा आपने क्या देखा, आपने एक डाटा देखा कि एक दिन में क्या होता है, 600 से 700 लीटर पानी एक इंसान यूज कर लेता है। ये आपने जो डाटा देखा, तो उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि पानी का कितना यूज हो रहा होगा एक दिन में, क्योंकि हमारे ही देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, उसके अलावा क्या होते हैं, उसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो ये सारा क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पानी का कितना यूज हो रहा है, कितना पानी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है कि उपयोग के लिए पानी, उपलब्ध पानी, यानी कि पानी हमारे पास आप देखेंगे पानी बहुत सारा, आप अगर समुद्र की बात करें, महासागर की बात करें, पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा है। पर पीने के लिए या फिर उपयोग करने के लिए लायक कितना हमारे पास पानी है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यदि हम बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी का चित्र लेते हैं, तो समुद्र और महासागरों के रूप में पानी की उपस्थिति के कारण ये नीला दिखाई देता है। अब ये क्या कह रहा है कि जब भी अंतरिक्ष जो पृथ्वी की पिक्चर ली जाती है, जैसे आपने ग्लोब देखा, तो ग्लोब में आपने आधे से ज्यादा हिस्सा नीला आपने देखा। वो नीला क्या है कि वो पानी की उपस्थिति को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी जहां जहां पे पानी उपस्थित होगा, वो जो एरिया होगा वो कैसा होगा, वो ब्लू होगा। तो ये यही कह रहा है कि वो जो हिस्सा होता है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये पानी की उपस्थिति को इंडिकेट कर रहा है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, यानी कि जो पृथ्वी में जितनी भी पृथ्वी का जो एरिया है, उसका 71% किससे भरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यानी कि जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो भी आप जमीन देखते हो, जो लैंड आप देखते हो, वो क्या है, उसमें से उससे कहीं अधिक भाग किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का 97.4% समुद्रों और महासागरों में है, यानी कि जितना पानी हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है उसका 97.4% कहाँ पे है, समुद्र और महासागरों में है। अब जो समुद्रों में और महासागरों में जो पानी होता है वो कैसा होता है, लवणीय होता है, यानी नमकीन होता है, सॉल्टी जिसे आप कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, लेकिन यह मानव के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि ये जो पानी है ये हमारे यूज के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है। जो आप नमक जो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है, वो समुद्र और महासागरों से ही किया जाता है, क्योंकि उसमें नमक होता है। इसलिए ये क्या है, ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है। मीठे पानी का उपयोग करने योग्य रूप में पृथ्वी पर मौजूद सभी पानी के लिए एक छोटे से अंश के रूप में मौजूद है, यानी कि पृथ्वी पर जितना पानी पीने लायक है वो बहुत ही कम है, यानी 100% में से 97.4% तो क्या है, पूरा समुद्रों में ही वहाँ समुद्रों में क्या एक ऐसा पानी है, लवणीय पानी है, यानी सॉल्टी पानी है। और इसके अलावा जितना पानी जो बचता है वो क्या है, वो पीने लायक पानी बचता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट है जो कि पीने लायक पानी का हमारे पास आता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमसे अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में जल है, लेकिन वास्तव में यह सारा पानी मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ तक कि पौधे और जीवन के अन्य रूपों के लिए भी उपयुक्त नहीं है।
यानी कि जब आपने ये डाटा देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 71% जो उसका एरिया है वो जल से घिरा हुआ है, और जो 97.4% क्या है, पानी जो महासागरों और सागरों के रूप में उपलब्ध है। यानी जब भी आपने महासागर देखे, आपने समुद्र देखे, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास भरपूर मात्रा में पानी है, यानी हमारे पास सफिशिएंट वाटर है, किस लिए, खर्च करने के लिए। परंतु आपने जब ये डाटा देखा तो आपने देखा ये जो पानी है ये कैसा पानी है, सॉल्टी वाटर है, लवणीय पानी है, यानी कि इस पानी को हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो 100% में से ये अमाउंट अगर सॉल्टी वाटर है तो पीने के लिए बहुत कम मात्रा में हमारे पास पानी बचता है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पास पानी है वो लिमिटेड है, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, हमारे पास क्या पानी है, लिमिटेड पानी है। यही जो डाटा है ये आपको देना चाह रहा है यहाँ पे। इसके बाद आता है आपके पास जल के स्रोत, यानी कि जल कहाँ से प्राप्त होता है। हमने जब कहा था कि जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, तो जो जल है वो कहाँ से प्राप्त होगा, हमें प्रकृति से प्राप्त होगा। अब प्रकृति से कैसे प्राप्त होगा उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्या कहते हैं, बारिश का पानी। यानी कि जब भी बारिश होती है जो मेन जो स्रोत होता है पानी का वो क्या है, बारिश का पानी है। बारिश से पानी आता है और वो क्या करता है, फिर वो पृथ्वी में समाता है, यानी पृथ्वी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और पृथ्वी की अलग अलग जो लेयर होती है, यानी कि आपने देखा भूगर्भ, आपने देखा जो पृथ्वी में अलग अलग लेयर होती है, किसकी, मिट्टी की बहुत अलग अलग लेयर होती है। और सबसे डाउन, सबसे लास्ट में एक जहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम कहते हैं भूगर्भ जल। यानी कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक सतह पर, सबसे भीतरी सतह पर क्या होता है, पानी एकत्रित हो जाता है, जिसे हमने क्या कहा, भूगर्भ जल कहा। तो आपने क्या देखा, जो मेन स्रोत है पानी का वो क्या है, वर्षा का पानी, और दूसरा स्रोत क्या है, वो है भूगर्भीय जल। जो भी आप हैंडपंप देखते हो तो वो क्या है, वो भूगर्भीय जल का ही उदाहरण है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो वेल है, रेन, स्ट्रीम, रिवर, लेक, ये सारे क्या हैं, ये पानी के स्रोत हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने देखा जल का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि जल क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि जल के जो जल है वो कितना कितना पानी हमारी पृथ्वी पर उपयुक्त है और कितना पानी पीने लायक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो जल के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है जल की अवस्थाएं। अवस्थाएं मतलब होता है फेजेस, यानी जल के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जल की कितनी अवस्थाएं हमारे पास आती है, 3 अवस्थाएं हमारे पास आती हैं। वो होता है ठोस, द्रव एंड गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में हमारे पास 3 अवस्थाएं आती हैं। अब ये 3 अवस्थाएं क्या आती हैं, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, यानी पानी क्या होता है, तीनों ही अवस्थाओं में प्रेजेंट होता है। पानी क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में भी आपको देखने को मिलता है, लिक्विड अवस्था यानी तरल अवस्था में भी आपको देखने को मिलता है, और गैसेस फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में। सबसे पहले द्रव अवस्था आएगा, सेकंड गैसीय अवस्था है, और थर्ड क्या है, ठोस अवस्था है। तो द्रव अवस्था में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, दैनिक जीवन में हम जिस जल का उपयोग करते हैं वह द्रव अवस्था है, इसे जल की द्रव अवस्था कहा जाता है। यानी कि जो भी आप पानी यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, चाहे आप अपने किचन में यूज कर रहे हो या फिर आप किसी भी जगह यूज कर रहे हो, वो जो पानी होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था होता है, यानी लिक्विड फेज होता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पानी का एक ग्लास है, तो ये क्या है, इसकी तरल अवस्था है। अगली जो अवस्था हमारे पास आती है वो आती है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में क्या है कि हमने सीखा है कि गर्म करने पर पानी भाप बनकर वाष्प बन जाता है, जलवाष्प इसकी गैसीय अवस्था है। यानी कि अब क्या है, जो पानी था, पानी को आपने क्या किया, बॉईल किया। जब आपने पानी को बॉईल किया तो क्या हुआ, पानी भाप के रूप में उड़ने लगा। तो जब भाप के रूप में उड़ने लगा तो वो क्या है, गैसीय अवस्था है। तो उसे क्या है, वो क्या है, गैसीय अवस्था है पानी की। यानी कि जो गैस बन रही है, जो भाप बन रही है, वो कैसे बन रही है, वो पानी से ही बन रही है। और इसके बाद हमारे पास क्या आती है, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या है, पानी ठंडा होने पर बर्फ में बदल जाता है, बर्फ पानी की ठोस अवस्था है। तो अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि पानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है। तो क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, तो ये इसलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान में चेंज हो रही है, यानी टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले हम लिक्विड को लेंगे, तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे बने होते हैं, H2O से बने हैं।
अब H2O से पानी के मॉलिक्यूल्स बने हैं, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पे हैं। जब ये तरल अवस्था में होते हैं तो ये क्या है, ये इधर से उधर गति करते रहते हैं, यानी पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गति होती रहती है यहाँ से वहाँ, यानी कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे यहाँ पे H2O बहुत सारे H2O यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर पानी का आप ग्लास देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो स्टेबल दिखेगा, स्थिर दिखेगा, पर जो पानी होता है वो स्थिर नहीं होता है। इसका हम एग्जाम्पल अगर लेंगे तो हम लेंगे, अगर आपने पानी में कुछ भी चीज़ डिजोल्व करी, चाहे वो इंक डाली या फिर आपने चीनी घोली, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो भी आप पानी में डालते हो वो क्या होता है, पूरे ही ग्लास में एक समान रूप से घुल जाता है। अगर आप इंक का एग्जाम्पल लेते हो तो आप देखेंगे कि आपने क्या किया कि जो ग्लास है उसमें इंक डाली और आपने देखा धीरे धीरे वो जो इंक है वो फैलने लग गई। जैसे ही वो फैली तो वो समान रूप से पूरे ही ग्लास में घुल जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गति होती रहती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में निरंतर गति होती रहती है। अब ये जो गति है जरूरी नहीं कि जब आपको दिखाई दे तभी गति हो रही है, ये गति तब भी होती है जब आप एक सिंपल से पानी के ग्लास को देखते हैं। ये गति तब भी होती है जब आप उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड अवस्था में कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो इधर उधर गति कर रहे थे। यहाँ पे तापमान क्या था, सामान्य तापमान था। जब सामान्य तापमान था तो ये किस अवस्था में था, ये तरल अवस्था में था, यानी लिक्विड फेज में था। अब क्या हुआ कि इसका जो तापमान है वो उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई। आपने क्या किया कि आपने पानी को गर्म कर दिया। जब आपने पानी को गर्म किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स गति कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा थी, यानी कि इनमें कोई ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ये गति कर रहे थे। तो जैसे ही इन्हें तापमान मिला, तापमान से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। आपने देखा होगा जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे हमें तापमान मिलता है, प्लस क्या मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपने पानी को गर्म किया, इन्हें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्हें क्या मिली, इन्हें तापमान मिला। तापमान से इनकी ऊर्जा बढ़ गई, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ी तो इनकी जो गति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस गति को आप क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जब भी आपने क्या किया होगा, पानी को बॉईल किया होगा तो आपने देखा कि पानी है, पानी में जो गति होती रहती है, आपने पानी को हिलते हुए देखा होगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके क्या हुई, तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि होने से क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनकी गति बढ़ी और वो बहुत ज्यादा तेजी से गति करने लगे, यानी उनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगा। और एक टाइम पे क्या हुआ कि उनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि जो पानी था वो भाप के रूप में उड़ने लगा। भाप के रूप में उड़ने लगा तो वो क्या थी, वो गैसीय स्टेट थी पानी की, यानी गैसीय अवस्था थी पानी की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तरल से कैसे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, जैसे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हुआ, गैस थी तो क्या हुआ, जैसी गैस उड़ी तो आपने क्या किया कि उसके ऊपर ढक्कन रख दिया और गैस को बंद कर दिया। अब आपने जब गैस को बंद किया तो आपने देखा होगा कि आपने जब उस बर्तन के ऊपर से ढक्कन रखा, जिस बर्तन में आप पानी को उबाल रहे थे, तो उसके ढक्कन पे पानी की कुछ बूंदें आपको दिखाई दी। वो बूंदें क्या थी, वही जो भाप बनी थी। ये जो भाप बनी थी ये फिर से किस में बन गई, पानी में परिवर्तित हो गई। अब ये पानी में परिवर्तित कैसे हुई, क्योंकि क्या हुआ कि जब भी उसका तापमान बढ़ा तो वो भाप के रूप में कन्वर्ट हो गया। और जब भाप यानी कि वाष्प के रूप में कन्वर्ट हुआ तो तब क्या हुआ, जब भाप के रूप में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, जब आपने गैस को बंद कर दिया तो उसका जो तापमान था वो कम हो गया। तापमान कम हुआ तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो गति थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जब गति कम हो गई तो धीरे धीरे जो भाप था, जो वाष्प थी, वो क्या हो गई, वो जमनी शुरू हो गई। जब जमनी शुरू हो गई तो फिर से पानी की अवस्था में आ गई, यानी कि जब तापमान कम हुआ तो भाप क्या थी, पानी के रूप में बदल गई। पानी के रूप में बदल गई तो क्या हुआ, गैस का लिक्विड में यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया। तो ये आपने देखा कि गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस कैसे बन रहा है। अब आप देखेंगे कि जो लिक्विड है उससे बर्फ या ठोस कैसे बनती है। जब आपने जल के ठोसी अवस्था की बात की तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में आएगा बर्फ। तो क्या हुआ कि जब पानी का जो सामान्य तापमान था उस तापमान को इतना कम कर दिया गया कि जो पानी के बीच की जो गतिज ऊर्जा थी वो कम हो गई, यानी कि उसके टेम्परेचर को कम किया और इतना कम कर दिया कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो उनकी जो गति थी वो रुक गई और एक दूसरे से चिपक गए। जब वो एक दूसरे से चिपक गए तो क्या हुआ, जो पानी था वो सॉलिड यानी ठोस की फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे तापमान यानी टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो रही है, पानी की अलग अलग अवस्थाएं हो रही हैं।
वैसे ही क्या हुआ, अब ये क्या था, सॉलिड फेज था, यानी कि बर्फ थी। अब बर्फ पानी में कैसे परिवर्तित हुई, बर्फ को क्या किया गया, आपने जब टेम्परेचर कम किया तो कैसे किया, आपने फ्रिज में रख दिया। अब आपने बर्फ को फ्रिज से निकाल दिया, जैसे ही फ्रिज से निकाला तो जो टेम्परेचर था, जो इतना कम तापमान था, वो धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा, क्योंकि जो हमारे कमरे का जो तापमान होता है वो क्या होता है, फ्रिज के तापमान से अधिक होता है। ये आपने देखा होगा, तभी फ्रिज की जो चीजें होती है वो ठंडी हो जाती हैं। जैसे ही आपने बर्फ को निकाला, उसका जो तापमान था वो बढ़ने लग गया। अब जैसे ही तापमान बढ़ा तो इनके बीच में क्या होती है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो गतिज ऊर्जा, उन्हें ऊर्जा मिलने लगी तो उनमें मूवमेंट होने लगा। और जैसे ही मूवमेंट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जो बर्फ थी वो पानी में परिवर्तित हो गई, यानी कि जो ठोस था वो लिक्विड में परिवर्तित हो गया। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कैसे ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो पानी होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप ये जो सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है जल चक्र, यानी कि वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पानी कभी हिलना बंद नहीं करता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि पानी क्या है, मूव करता रहता है, हिलता रहता है, उसमें मूवमेंट होती रहती है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मूवमेंट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा के कारण उन दोनों जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गति होती रहती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी कि जो जल चक्र के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे कि जो पानी की जो गति है, पानी की गति कैसे होती है पृथ्वी से। तो आपने क्या देखा कि जो जल चक्र है, जल चक्र किसका वर्णन करता है, पानी की गति का वर्णन करता है। यानी कि पानी की गति आप अभी पढ़ेंगे जल चक्र में कि जो पानी की जो गति होती है वो पृथ्वी से वायुमंडल में होती है और वायुमंडल से पृथ्वी में होती है। तो ये जो गति हो रही है पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी में, इस गति का वर्णन कौन करता है, जल चक्र यानी वाटर साइकिल करता है। संपूर्ण चक्र सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है। जलीय चक्र के इसे क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। कि जो जल चक्र होता है वो क्या होता है कि सूर्य के द्वारा रेगुलेट होता है, यानी कि सूर्य ही रिस्पॉन्सिबल है, सूर्य ही उत्तरदायी है किसके लिए, जल चक्र में। अब जल चक्र में क्या है, 4 स्टेप्स हैं। तो जल चक्र के बारे में आपने क्या देखा, जल चक्र आपको क्या बताता है, पानी की गति को बताता है। पानी की गति कैसे, कि पानी की गति पृथ्वी से वायुमंडल में कैसे होती है, यानी कि आपने देखा कि पृथ्वी की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी में जो जो जल की जो गति की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। आपने बारिश का होना देखा, तो आपने देखा कि आप देखेंगे किस प्रकार से बारिश होती है और जो जल की जो गति है वो किस किस प्रकार से होती है। तो उसमें आपने कितने टॉपिक देखे, कितने फेजेस देखे, आपने 4 फेजेस देखे। सबसे पहला इसमें जो आता है, सबसे पहला वाष्पीकरण होगा, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के बाद जो सेकंड होगा वो होगा संघनन, तीसरा होगा अवक्षेपण और चौथा होगा संग्रह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्पीकरण के बारे में कि वाष्पीकरण क्या होता है। यानी वाष्पीकरण क्या है, जल चक्र का सबसे पहला स्टेप है। तो वाष्पीकरण में क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो पानी होता है, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, जल निकाय होते हैं, उसमें क्या होता है, पानी होता है। तो जब भी सूर्य की किरणें पानी पे पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों से क्या होता है, पानी का तापमान बढ़ने लगता है। जब पानी का तापमान बढ़ने लगा तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी क्या हुई, गतिज ऊर्जा भी बढ़ने लगी। अब जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी तो हमने क्या कहा था, जब भी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, पानी भाप यानी वाष्प के रूप में क्या होता है, उड़ने लगता है, ऊपर वायुमंडल में उठने लगता है। तो वाष्पीकरण इसी प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें देखेंगे कि इस अवस्था में सूर्य की गर्मी महासागरों और अन्य जल शरीर के पानी को गर्म करती हैं। यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं जहाँ पे भी पानी होगा, वाटर बॉडीज क्या होती हैं, जल निकाय जिसे कहते हैं। अब वो जहाँ पे भी पानी पाया जाता है उसे आप जल निकाय कहते हैं। जैसे महासागर हो गए, समुद्र हो गए, नदियां हो गई, झीलें हो गई, कुएं हो गए, जहाँ पे भी पानी पाया जाता है आप उसे क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज कहते हैं। तो जब क्या होगा, सूर्य की जो किरणें होंगी वो वाटर बॉडीज पे पड़ती हैं तो क्या होता है, इनका तापमान बढ़ जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है और पानी को वाष्प के रूप में वाष्पित करती है, जो ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करता है। यानी कि वाष्पीकरण क्या है, पानी का भाप के रूप में परिवर्तन ही पानी है। पानी क्या होगा, भाप के रूप में परिवर्तित होगा और वायुमंडल की ओर उठने यानी उड़ने लगेगा।
और ये जो वाष्पीकरण हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का तापमान यहाँ पे बढ़ रहा है। और किसकी वजह से बढ़ रहा है? ये जो तापमान बढ़ रहा है ये सूर्य की वजह से बढ़ रहा है। इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा संघनन। संघनन में क्या आता है? बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण कैसे होगा? अभी आपने देखा जब वाष्पीकरण हुआ तो जल क्या हुआ? वाष्प के रूप में जो हमारा वायुमंडल है वहां पे उड़ने लगा। तो जब वो जो जल था, जब वाटर बॉडीज थी, तो जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो उसका जो तापमान था वो बढ़ गया था। इसलिए उसका जो पानी किस में परिवर्तित हो गया? वाष्प में परिवर्तित हो गया। वाष्प जैसे जैसे ऊपर उठने लगी तो उसका जो तापमान था वो क्या हुआ? कम होने लगा। और आपने देखा कि जब जब तापमान कम हुआ पानी का तो पानी क्या हुआ? पानी फिर जमने लगा। तो इसमें से जो वाष्प था वो पानी की बूंदों के रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और जो वायुमंडल में हवा है तो उस हवा के साथ तैरने लगा, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कहते हैं बादल। यानी कि बादल क्या होते हैं? जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो हवा में तैरती रहती हैं, जिसे आपने बादलों का नाम दिया। और बादल बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन। यानी कि आपको ये भी याद रखना कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, किसे क्या कहते हैं। यानी कि वाष्पीकरण में क्या हो रहा है? पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और संघनन में क्या हो रहा है? संघनन में बादलों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट आता है अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है? बादलों में ठंडी जलवाष्प बूंदों के रूप में बनती है और वर्षा या बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी की सतह पर अवक्षेपण के रूप में छोड़ दी जाती है। यानी कि अब क्या हुआ? जब भी बादलों का निर्माण हुआ, बादलों का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ? बादलों के बीच में घर्षण हुआ। यानी बादलों के बीच में जब घर्षण हुआ, घर्षण से क्या हुआ? जो पानी की जो बूंदें थी अब वो नीचे गिरने लगी। तो उसी नीचे गिरने के प्रोसेस को हमने क्या कहा? अवक्षेपण कहा। अवक्षेपण में क्या हो रहा है? अवक्षेपण से पानी नीचे आ रहा है वायुमंडल से। और लास्ट जो प्रोसेस होती है संग्रह। संग्रह से क्या होता है? जब पानी नीचे आता है तो अलग अलग जल निकाय में पड़ेगा। कुछ जमीन पे पड़ता है, कुछ समुद्रों में पड़ेगा, कुछ नदियों, कुछ नालों में पड़ेगा। ये जो सारा पानी आता है लास्ट कहाँ पे आता है? समुद्रों में आता है। अब आपके पास एक इमेज है, यहाँ से आप देखेंगे कि कहाँ से क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है? प्लांट्स है और ये क्या है? वाटर बॉडीज हैं, यानी जल निकाय हैं। अब जब वाष्पीकरण हो रहा है तो वाष्पीकरण में क्या है? पानी वाष्प के रूप में बदल रहा है, जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। सेम आपने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा तो आपने पढ़ा कि पानी क्या है? पौधों में भी पानी वाष्प के रूप में बाहर उड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो आप दोनों ही वर्ड को ध्यान रखेंगे कि इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण कहाँ पे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को आपने और क्या कहा? ट्रांसपीरेशन कहा। और वाष्पीकरण को आपने क्या कहा? इवेपोरेशन कहा। तो दोनों जो प्रोसेस है वो एक ही है। यानी कि दोनों ही क्रियाओं में क्या हो रहा है? जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पर जब भी बात आए इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की तो आप किसका याद रखेंगे? आप जल निकाय का याद रखेंगे। और जब भी बात हो ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है? पौधों में होती है। यहाँ पे क्या हुआ? जल निकाय थे, यहाँ पे इनका जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इनकी जो गतिज ऊर्जा बढ़ी। इनमें जब भी सूर्य की किरणें पड़ी तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ? जब भाप ऊपर गया तो क्या हुआ? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका तापमान कम हो गया। कम हो गया तो बादलों का निर्माण हुआ। बादलों के निर्माण को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं और क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी संघनन और कंडेंसेशन आप दोनों ही वर्ड यूज करेंगे। और यहाँ पे भी क्या हुआ? प्लांट्स में क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन हुआ। ट्रांसपीरेशन से क्या हुआ? पानी भाप के रूप में बदला और यहाँ से भी क्या हुआ? बादलों का ये निर्माण हो रहा है। अब बादलों का निर्माण हो गया, अब क्या होगा? बादलों के बीच घर्षण हुआ। यहाँ पे बादलों के बीच घर्षण और जो पानी है वो क्या हुआ? पृथ्वी पर वापस आ गया। पानी पृथ्वी पर वापस आ गया तो अलग अलग माध्यमों के द्वारा क्या हुआ? ये कहाँ मिल गया? ये सीधे जो महासागर या समुद्र है वहां पे मिल गया। तो इसी पूरे चक्र को यानी पानी का वायुमंडल में जाना, वायुमंडल से पृथ्वी पर आना, इस पूरे ही चक्र को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ये पॉइंट्स भी नोट करेंगे और इस जल चक्र को भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। तो जल चक्र के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है जल तालिका। अब जल तालिका क्या है? जैसे कि आपने मृदा तालिका यानी सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो आपने देखा कि पृथ्वी पर अलग अलग लेयर में सॉइल होती है। जैसे कि अगर आप देखें, आपने ग्राउंड को खोदा तो आपने देखा कि जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो लाइट कलर की होती है और जैसे जैसे आपने खुदाई की जो मिट्टी होगी वो डार्क कलर की यानी ब्राउनिश कलर की आपको मिलती है।
ऐसे ही आपने और खुदाई की तो आपने क्या देखा कि और अलग अलग लेयर में जो है आपको मिट्टी देखने को मिलती है। तो वैसे ही पानी भी क्या है, पानी भी अलग अलग लेयर में होता है। तो जल तालिका में आप पढ़ेंगे, यदि आप जमीन से मिट्टी लेते हैं तो इसमें हवा के साथ साथ पानी भी होता है। यानी कि आपने देखा, जब आपने मिट्टी लेते हैं तो आपको दिखने में सूखी लगती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, यानी नमी होती है। नमी क्या होती है, उसमें कुछ अमाउंट में पानी प्रेजेंट होता है। दिखने में तो जो मिट्टी है वो सूखी लगती है, पर कुछ अमाउंट में उसमें पानी प्रेजेंट होता है, जिसे आप मॉइस्चर या फिर नमी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि आपने क्या किया, पहले तो अपने ऊपर की लेयर से मिट्टी ली। जब आपने ऊपर की लेयर से मिट्टी ली तो जो नमी मॉइस्चर था वो क्या था, थोड़ा सा कम था। और आप जैसे जैसे नीचे गए आपने देखा जो मॉइस्चर है वो बढ़ती जा रही है, और आप देख रहे हैं जो मिट्टी आपको साफ तौर पर गीली दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो मिट्टी है वो गीली दिखाई दे रही है और हवा कम होती जाती है। सतह के नीचे एक स्तर जहां यह केवल पानी है, जल तालिका कहलाता है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सबसे पहले ऊपरी मिट्टी को लिया जिसमें कुछ अमाउंट में नमी थी। आपने फिर से मिट्टी को खोदा, नीचे गए, आपने देखा कि जो नमी थी वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में थी। आपने फिर से खोदा और आपने देखा मिट्टी आपको गीली दिखाई दी, और आप जितने नीचे जाते जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यानी कि आप बहुत डीप में गए, आपने खुदाई की तो वहां पे क्या था, सिर्फ पानी था, जिसे हमने क्या कहा, जल तालिका का। यानी कि जो पानी है वो अलग अलग लेयर और अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होता है। यानी कि उसकी क्वांटिटी के बेसिस पे, उसकी मात्रा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो पानी की अलग अलग तालिका आप देखेंगे। जैसे जिसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर या भूजल हम जिसे कहते हैं। जो भी आप पानी हैंडपंप के थ्रू निकालते हैं वो कौन सा पानी होता है, वो ग्राउंड वाटर होता है। तो ये क्या पढ़ा आपने, ये पढ़ा आपने जल तालिका के बारे में। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि जो जल है, जल क्या होता है। आपने एक डाटा देखा कि पर जो इंसान होता है, पर व्यक्ति एक दिन में कितना पानी खर्च करता है। आपने देखा कि जो जल है पृथ्वी पर टोटल कितना जल है, आपने देखा था 97.4% क्या है, पृथ्वी पर जल है। नहीं, आपने देखा जो 71% जो भूगर्भ का जो एरिया है वो क्या है, पानी से घिरा हुआ है। और जिसमें 97.4% जो पानी होता है वो महासागर और समुद्रों में प्रेजेंट है। अब ये जो 97.4% जो पानी है वो क्या है, पीने लायक पानी नहीं है। यानी 100% में से ये जो जितना पानी आपने महासागर और समुद्र में देखा वो 97.4% था। इसमें से जो पीने लायक पानी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है 2.6%। यानी कि सिर्फ इतना ही पानी हमारे पास क्या है, पीने लायक पानी है। यानी कि हमारे पास बहुत कम पानी हमारे लिए पीने के लिए है, जो जो या फिर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि जो जल होता है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में आपने देखा कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जल का परिवर्तन आप किस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो जल चक्र, आपने देखा कि जल चक्र क्या होता है। यानी कि जो जल होता है, जल की आपने गति देखी कि जो पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी में जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। और जल चक्र को कौन रेगुलेट करता है, जल चक्र को सूर्य रेगुलेट करता है। जल चक्र में हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन देखा, कंडेंसेशन देखा यानी कि संघनन देखा, अवक्षेपण देखा, और हमने लास्ट में देखा कि जो भी पानी आ रहा है उसका संग्रह हो रहा है। यानी कि जो वाटर साइकिल है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है तापमान पे डिपेंड करती है। वैसे ही जो जल की जो अवस्थाएं होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो भी तापमान पे डिपेंड करती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जल तालिका हेडिंग डालेंगे और इसकी डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आइए आपने पढ़ा जल तालिका के बारे में। तो आई होप मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट होता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इससे आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।